हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 26 मार्च 2023 को राजस्थान में आयोजित सेट परीक्षा का फर्स्ट पेपर। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इक्विटी क्या है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इक्विटी को वरीयता दी गई है और उसमें इक्विटी को साफ साफ लिखा गया है कि जेंडर के लेवल पे भी इक्विटी होनी चाहिए और सोशल लेवल पे भी इक्विटी होनी चाहिए। सोशल लेवल यानी कि जाति के आधार भी इक्विटी होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा जाति, लिंग आदि के भेदभाव के बिना छात्रों के साथ समान व्यवहार करना, डी। अगला सवाल था दूसरे में पूछा गया है कि एक टीचर का प्राइमरी टास्क क्या होता है, प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो अगर हम चार ऑप्शंस को गौर से देखें तो सबसे जो प्राइमरी टास्क मुख्य कार्य होता है वो होता है स्टूडेंट्स को अधिगम को प्रोत्साहित, प्रेरित और मार्गदर्शित करना, उनको स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना और गाइड करना स्टूडेंट की लर्निंग को, ताकि वो अच्छे से सीख सके। तीसरा सवाल था, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस लाइक। अब जो इसमें पूछे गए हैं, तीन सवाल पूछे गए हैं। प्रिपेयर ए डायग्राम ऑन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ, कंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये तीन सवाल है। इनमें जो क्वेश्चंस का लेवल क्या है, तो जो क्वेश्चंस के लेवल के लिए ब्लूम ने हायरार्की बताई थी, ब्लूम की हायरार्की के अनुसार जो इसमें लेवल होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि जो एक्सप्लेन वर्ड है वो एक्सप्लेन वर्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि समझ का स्तर, ए। अगला सवाल था चौथे में पूछा गया है कि कौन शिक्षाविद थे जिन्होंने दुनिया को किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का उपहार दिया। तो जो हम प्ले स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों को किस तरह सिखाया जाता है, जो वो पद्धति है वो दी थी फ्रोबेल ने किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम दिया था, जिसमें खेल के माध्यम से छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। अगला सवाल था पाँचवें में पूछा गया था कि स्वयं के दिशा निर्देशों के अनुसार मूक में 4 चतुर्थांश होने चाहिए, 4 क्वाड्रेंट होने चाहिए। तो जो 4 चतुर्थांश है वो एकदम सीक्वेंस से बताए गए हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें बताया गया है, पहला होता है ई ट्यूटोरियल जो वीडियो फॉर्म में होता है। दूसरा, उसके बाद में वीडियो देखने के बाद आप ई टेक्स्ट यानी रीडिंग मटेरियल ले सकते हो, फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे सकते हो और फिर ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म में आप डिस्कस कर सकते हो। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ई ट्यूटोरियल, ई टेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और चौथा ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म। अगला सवाल था छठा कि यूजीसी के नवीनतम नियमों और विनियमों के अनुसार प्लेजरिज्म की अनुमति है, साहित्यिक चोरी की अनुमति है। तो जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो ये रिसर्च हमारी मौलिक है या हमने कहीं चुरा के लिखा है, तो इसको जांचने के लिए प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर होते हैं और प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर में जब रिपोर्ट आती है तो वो 10% से कम आनी चाहिए। 10% तक ही यूजीसी के नॉर्म्स में रिसर्च में प्लेजरिज्म अलाउ है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो राइट आंसर होगा 10%। सातवां सवाल था, निम्न में से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप नहीं है। तो रिसर्च मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एथनोग्राफी कर सकते हैं। एथनोग्राफी में जैसे कोई किसी कल्चर का हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, किसी डांस का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो यह एथनोग्राफी होगा। किसी ट्राइब के जो कल्चर है उसके बारे में वर्णन हुआ। दूसरा है केस स्टडी। तो केस स्टडी पर्टिकुलर केस को लेके उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। और जो चौथे नंबर में फोकस ग्रुप लिखा हुआ है, तो फोकस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हम पर्टिकुलर जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव के अनुसार जो फोकसिंग ग्रुप होता है उससे हम चर्चा करते हैं, उनसे हम एक तरह से फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं।
तो ये भी क्वालिटेटिव है। जो सर्वे है वो क्वांटिटेटिव होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सर्वेक्षण। अगला सवाल था आठवां में पूछा गया था कि सुविधाजनक नमूनाकरण तकनीक यानी कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक के माध्यम से 15 से कम हम डेटा इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए इन्फरेंशियल स्टैटिक्स डेटा एनालिसिस टेक्निक कौन सी यूज करेंगे। तो इसके लिए दो तरह की तकनीक होती है, एक तो होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग तब किया जाता है जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा हो या सेंट्रल लिमिट थ्योरम फॉलो कर रहा हो। जब हमारे पास 30 से ज़्यादा डेटा हो तब हम पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि तब जब डेटा ज़्यादा होंगे तब भी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। और डेटा की संख्या 30 से कम होती है तो हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो होगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो राइट आंसर होगा वो होगा ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगला सवाल था नौवें में पूछा गया था कि रिसर्च के माध्यम से जो हम डेटा को एनालिसिस करते हैं तो उस डेटा एनालिसिस में कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो पाइथन है वो सॉफ्टवेयर ना होके एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी सॉफ्टवेयर में यूज किया जा सकता है, पर ये खुद क्या है, लैंग्वेज है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पाइथन। बाकी जो ऑप्शन है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसमें हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं जो हमारे डेटा का। SPSS है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। तो यह भी जो सोशल साइंस में हमारे पास डेटा होते हैं उनके एनालिसिस करने में काम आता है। और जो तीसरा ऑप्शन है SSPS, तो यह जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो S छोटा होना चाहिए, तो ये जनरली रिसर्च में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पाइथन। अगला सवाल था निम्न में से जो रिसर्च में जो इंटरव्यू होते हैं उनमें जो टाइप ऑफ इंटरव्यू कौन सा नहीं है। तो टाइप ऑफ इंटरव्यू में जैसे हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया था कि भाई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। तो जनरली इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। इसके अलावा हम किसी एक आदमी से कुछ इंटरव्यू करते हैं 1-on-1, तो वो कहलाता है पर्सनल इंटरव्यू। और इम्पर्सनल इंटरव्यू नाम का कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इम्पर्सनल इंटरव्यू। अगला सवाल था 11वें से लेके 15वां सवाल तक जो सवाल थे वो पैसेज से संबंधित थे। तो पैसेज में इंडियन जो कल्चर है उसको एजुकेशन में समाहित करना चाहिए, इस पर लेखक जोर दे रहे हैं। तो हम इसके सीधे सवालों पे आते हैं। तो 11वां सवाल था कि इस पैराग्राफ में लेखक है वो इंडियन कल्चर को क्या करना चाहते हैं। तो इंडियन कल्चर को रिवाइव करना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है कि द वर्ड ऑप्युलेंस या फिर हिंदी में कहें ऐश्वर्य जो इस पैराग्राफ में यूज हुआ है तो उसका मीन्स क्या होगा। तो उसका इंग्लिश में मीन्स होगा वैल्यूज और हिंदी में होगा मूल्य। अगला सवाल था 13वें में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी समाज द्वारा सामना किए जाने वाला मुद्दा नहीं है। जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसके द्वारा सामना किया जाने वाला मुद्दा नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ईश्वर में विश्वास की कमी, लैक ऑफ फेथ इन गॉड। बाकी जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों वेस्टर्न सोसाइटी फेस कर रही है। अगला सवाल था 14वें में पूछा गया है कि गोएथे के अच्छे परिचय के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। अनुच्छेद की इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं। तो लेखक जो जर्मन एजुकेशन में गोएथे का इंट्रोडक्शन हर एजुकेशन में दिया जाता है,
तो वैसा का वैसा हमारे इंडियन कल्चर में जो प्राचीन जो संस्कृति है उसका हमें नहीं सिखाया जाता, इस बारे में बताता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, लेखक शिक्षा में कला और संस्कृति के शिक्षण पर बल देता है जर्मन एग्जाम्पल के द्वारा। तो राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है 15वें में पूछा गया है कि लेखक के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली अराष्ट्रीयकरण कर रही है क्योंकि, क्या कर रही है? डी नेशनलाइजेशन कर रही है। तो डी नेशनलाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि यह भारत के महान ऋषियों और संतों के बारे में नहीं सिखाती, ये भारत के महान कलाकारों के बारे में नहीं सिखाती, यह भारत की प्राचीन भाषा और साहित्य के बारे में नहीं सिखाती, यानी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा यह सभी। अगला सवाल है 16वां सवाल है वो कम्युनिकेशन से है। तो इसमें पूछा गया है कि भाई ए कॉन्फ्रेंस और ए मीटिंग और इवन ए मेला और प्रोसेसन इज ए कम्युनिकेशन इवेंट। जो हम कोई बातचीत करते हैं या कॉन्फ्रेंस करते हैं वो क्या है? कम्युनिकेशन इवेंट है। कोई भी कॉन्फ्रेंस या मेला में बात करते हैं वो क्या है? कम्युनिकेशन इवेंट है। न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, ये क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया है, मास मीडिया है एक तरह से। और इसके अलावा फोन्स, कंप्यूटर, सैटेलाइट एंड द इंटरनेट आर क्या है? ये सारी की सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, संचार प्रौद्योगिकियाँ हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, टेक्नोलॉजीज। अगला सवाल है 17वें में पूछा गया है कि कम्युनिकेशन में इंटरप्रिटेशन प्रक्रिया, इंटरप्रिटेशन प्रोसेस कहाँ होता है? तो इंटरप्रिटेशन प्रोसेस होता है रिसीवर के साइड। सेंडर यानी कि मैं कुछ मैसेज आपको भेज रहा हूँ और वो मैसेज मैं क्या करता हूँ? एनकोड करता हूँ, और वो किसी मीडियम से होते हुए, किसी चैनल से होते हुए कहाँ पहुँचता है? रिसीवर तक पहुँचता है। रिसीवर उसको क्या करता है? डीकोड करता है या इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या करता है और समझता है। तो राइट आंसर होगा सी, प्राप्त करता है या रिसीवर। अगला सवाल था 18वें में बताया गया है कि जो अधिक चिंता का विषय है वह है क्या? कि इनका प्रभाव है जो कार्यक्रमों, समाचारों और कार्टूनों में हिंसा के दृश्यों को बार बार दिखाने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। कई बार आपने फेसबुक वगैरह पे पोस्ट देखी होगी, और वो जो पोस्ट होती है वो छुपी हुई होती है, हिडन होती है। तो उसका हिडन होने का कारण क्या होता है? वो सेंसिटिव मटेरियल होता है। जो जर्नलिज्म में एथिक्स होता है उसके अनुसार कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसी हिंसात्मक तस्वीरें हम नहीं छाप सकते। टेलीविज़न में ऐसी जो घटनाएं हैं, हिंसक घटनाएं हैं, वो नहीं दिखा सकते। और इसी वजह से जो रेटिंग दी जाती है कुछ चीज़ों में 18+ की, 18+ कंटेंट कुछ जैसा दिखाया जाता है, तो ये क्या सेंसिटिव मटेरियल होता है, बच्चों के दिमाग में क्या है? हिंसक प्रवृत्ति भर देता है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है डिसेंसिटाइजेशन हो रहा है, असंवेदीकरण हो रहा है, बच्चे की संवेदना ही मर जाएगी। तो इस वजह से ऐसा नहीं दिखाया जाना चाहिए। इवन अखबारों में भी कई बार ऐसे गलत फोटो छाप देते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म का लेवल गिरता जा रहा है दिनों दिन। अगला सवाल है 19वें में 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं: एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कंपीटिंग स्टिमुलाज एंड सब्जेक्टिव स्ट्रेस। ये तीनों एग्जाम्पल है। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो जो स्ट्रेस वर्ड है उसको तनाव लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत होता है। इसका जो उत्तर होना चाहिए, मतलब इसका अनुवाद होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रतिबल। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है वो फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल है। वो किस प्रकार है हम समझते हैं कि जैसे एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस में क्या है? कुछ हाई ह्यूमिडिटी हो गई, उमस हो रही है, तो उमस की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, उस वजह से क्या है? हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है। बाहर का जो एनवायरमेंटल माहौल है वो ऐसा नहीं है कि हम कम्युनिकेशन आसानी से कर पाएँ। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, कंपीटिंग स्टिमुलास, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अपना क्या है? कम्युनिकेशन हो रहा है। अब इस कम्युनिकेशन के दौरान आसपास और कोई बातचीत हो रही है और कोई वार्तालाप हो रहा है,
तो उस वार्तालाप की वजह से क्या है, अपन को डिस्टर्ब हो रहा है, उस कम्युनिकेशन में क्या है, वो बैरियर पैदा कर रहा है, यानी अपना से वो कम्पिटिट कर रहा है, तो क्या है, कंपिटिंग स्टिमुलास हुआ। और तीसरा है सब्जेक्टिव स्ट्रेस। सब्जेक्टिव स्ट्रेस में अब मान लो मैं बीमार पड़ गया, अब बीमार पड़ जाऊंगा, या फिर मैंने अच्छे से नींद नहीं ली, तो ये मेरे फिजिकल बैरियर हुए, क्योंकि नींद नहीं ली या फिर मैं बीमार हूँ, तो इसका क्या होगा, इसका असर मेरे कम्युनिकेशन पे होगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल होंगे फिजिकल बैरियर के। अब लोगों ने इसकी हिंदी में व्यक्तिपरक तनाव, अब इस तनाव को उस तनाव से जोड़ लिया और इसको क्या कर दिया, इमोशनल बैरियर या साइकोलॉजिकल बैरियर कर दिया। तो ये गलत होगा, राइट आंसर होगा फिजिकल बैरियर। अगला सवाल है गेस्चर्स, ग्रंट्स एंड ग्रीमेसाइज, यानी इशारे, घुरघुराना और मुंह बनाना, ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। वर्बल में शब्द यूज किए जाते हैं, भले वो रिटर्न हो या ओरल हो। नॉन वर्बल में क्या है, हाव भाव, मुद्रा, मुंह बनाना, शारीरिक हाव भाव, ये सारी चीज़ें होती है। राइट आंसर होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार। अगला सवाल है 21वां। 21वें सवाल में पूछा गया है, एक सीरीज़ दी गई है और उस सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर है वो हमें ज्ञात करना। यह क्वेश्चन बहुत हार्ड था, ऐसा सवाल बहुत कम आता है, बहुत ही लेंथी था, फिर भी मैंने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो इसमें अगर हम संख्याओं को देखें तो सारी संख्याएं क्या है, 6 से भाज्य है, मतलब 6 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं में 6 का भाग देंगे, और 6 का भाग देते हैं तो कितनी बार भाग जाता है, पहली में 3 बार जाता है, फिर दूसरी में 4 बार, तीसरी में 14 बार, और फिर चौथी में जाता है 49 बार, और पाँचवीं में जाता है 133 बार। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है, हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस आया 1, 10, 35 और 84। फिर हम डिफरेंस निकालते हैं 1 और 10 के बीच में 9 का, 10 और 35 में 25 का, और 35 और 84 में 49 का। अब जो हमारे पास नंबर आए 9, 25 और 49, ये क्या है, स्क्वायर है, किसके, 3 के, 5 के, 7 के, मतलब 2 छोड़ के स्क्वायर हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, 7 का स्क्वायर हो रहा है, तो अगला स्क्वायर क्या होगा, अगला स्क्वायर होगा 9 का। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 81 को हम 84 में क्या करेंगे, 84 में जोड़ देंगे, तो 81 और 84 हो जाएंगे 165। अब ये 165 है, 133 में जोड़ देंगे तो 165 और 133 हो जाएंगे 298, यानी कि 298। अब 298 में हम क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, क्योंकि 6 का हमने भाग दिया था। तो 298 में 6 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1788। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। अब फिर भी जो ऑफिशियल आंसर की क्या मानती है उस पर डिपेंड करेगा, पर फिर भी जो ये लग रहा है सबसे अप्रोप्रिएट यही लग रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट दिया था। अगला सवाल है 22वां। 22वां भी मैथमेटिकल रीजनिंग से है। तो इसमें पूछा गया है कि श्याम ने एक पुरानी होंडा बाइक क्या है खरीदी है और इसकी मरम्मत पर क्या कर दिए, 1500 रुपये खर्च कर दिए। फिर श्याम ने इसे बेच दी रोहन को 20% लाभ पर। फिर रोहन ने इसे रुद्र को 10% की हानि पर बेच दिया, और रुद्र ने आखिरकार इसे 12,100 में 10% के लाभ पर बेच दिया। श्याम ने पुरानी होंडा बाइक के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि अगर मान लो कि श्याम ने खरीदी एक्स में, तो 1500 रुपये लागत इसमें जुड़ जाएगी। फिर वो 20% प्रॉफिट पे बेच देता है, तो 120/100 से गुणा कर देंगे। फिर जो रोहन है वो इसको 10% के लॉस पे बेचता है, यानी गुणा कर देंगे 90/100 से। और फिर जो रुद्र है वो इसको 12,100 में बेच देता है, 100 मतलब 10% प्रॉफिट पे, तो हम गुणा कर देंगे 110/100 और बराबर में लिख देंगे 12,100। अब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी x + 1500 इंटू 6/5 इंटू 9/10 इंटू जो 11/10 थे, हमने 11 से 12,100 को काट दिया सामने की तरफ, तो हो गया सामने 1100। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो x + 1500 गुणा हो जाएगा 54/500 बराबर होंगे 1100।
अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1500 बराबर आ जाएगा 1100 इंटू 500 बटे 54, यानी कि x बराबर आ जाएगा 10,185 में से 1500 रुपये गए 8685 रुपये, राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल था 23वां। 23वें में क्या पूछा गया है, 3 एथलीट है पी क्यू आर, एक ही बिंदु पे पी क्या है, एक बिंदु से 40 मीटर प्रति घंटे गति से दौड़ता है और 5 मिनट बाद क्या है, क्यू दौड़ता है 50 मीटर प्रति घंटे से। आर भी पी के पीछे 60 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। तो अब जो ये हिंदी में पकड़ नहीं पाओगे, इंग्लिश में लिखोगे सिम्युलटेनियसली, यानी कि साथ ही साथ, मतलब जो पी के बाद क्यू भाग रहा है, क्यू के साथ ही साथ क्या है, आर भाग रहा है, मतलब वो भी 5 मिनट बाद भाग रहा है। तो अब 5 मिनट बाद भाग रहा है, तो 5 मिनट पहले पी भाग गया तो उसने क्या 5 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय कर ली। तो आर अभी भी प्रारंभिक बिंदु पे है, वो 200 मीटर आगे चला गया। अब 5 मिनट और होंगे तो पी 200 और 200 400 मीटर पे चला जाएगा और आर पहुंचेगा 300 मीटर पे। तो अभी भी वो उसको क्या है, पकड़ नहीं पाएगा। अगले 5 मिनट होंगे तो जब 15 मिनट हो जाएंगे तो वो 200 मीटर और तय कर लेगा, वो पहुंच जाएगा 600 मीटर पे। और अगले 5 मिनट में ये भी 300 भागेगा और 300 600 मीटर पे ये भी पहुंच जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 600 मीटर पे आर है, वो पी को पकड़ लेगा। अगला सवाल है 24वां। 24वें में पूछा गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में क्या है, चुनाव होता है और चुनाव में जो विजेता है उसको क्या मिलते हैं, 82% वोट मिलते हैं और जो मार्जिन है, जीत का अंतर है, वो है 3840 रुपये। कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं होता। 2 कैंडिडेट के बीच में हो रहा है, खारिज वोट भी नहीं हो रहा है। तो मतलब 100% मतदान हुआ है तो 100% में से टोटल, मतलब मान लो कि 100% वोट मतदान हुआ है तो 100% जो वोट गिरे हैं उनमें क्या है, उनमें से 82% एक को मिल गए, तो दूसरी पार्टी को कितने मिलेंगे, जो लूजर है उसको मिलेंगे 18%। तो डिफरेंस आया कितना, 64% का। 64% क्या है, 3840 है। तो 64 है 3840, तो 100 कितने होंगे, तो 64x बराबर 3840 इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6000। अगला सवाल है 25वां। 25वें में पूछा गया है कि 4 कोड दिए गए हैं और इन 4 कोड को आधार मानते हुए हमें जो ऑप्शंस है उनमें से कौन से ऑप्शन में ये डेफिनेटली पता चल रहा है कि P इज़ ग्रांड सन ऑफ Q, यानी P Q का पोता है, ग्रांड सन है। तो हम पहला ऑप्शन देखें, P गुणा H भाग Q। तो पहले H भाग Q को सॉल्व करते हैं। तो H भाग Q मतलब Q है H का क्या, पिता। अब पिता है मतलब H क्या है, इसका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। फिर आगे वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं, P गुणा H। तो P गुणा H का अर्थ क्या होगा, H है P की माँ है, तो मतलब ये क्या हुई, माँ है मतलब फीमेल है, मतलब ये बेटी हुई Q की। तो अब P क्या है, ये माँ है। अब माँ है मतलब इसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है P। तो ये Q का क्या हुआ, दोहिता हो सकता है या दोहिती हो सकती है, यानी कि नाना लगा। अब नाना के हिसाब से हम इंग्लिश में देखें तो ग्रांड सन भी हो सकता है या ग्रांड डॉटर भी हो सकती है। तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये दोहिता है, दोहिती है, यानी कि ग्रांड सन है, ग्रांड डॉटर है। तो पहला ऑप्शन हो गया खारिज। दूसरे ऑप्शन में आते हैं। दूसरे ऑप्शन में H/Q का अर्थ वही होगा कि भाई वो पिता है Q। अब H कुछ भी हो सकता है। फिर है P स्टार H। P स्टार H का मतलब भी जो ऊपर दिया गया है वही है कि भाई ये क्या है, बेटा है या बेटी है। चलो अब भाई बेटा है या बेटी है, मेल है या फीमेल है, इसका अर्थ आगे वाले हिस्से में देखते हैं। A-P। तो A-P में क्या लिखा हुआ है कि जो X-Y वाले हिस्से में लिखा हुआ है X Y की बहन है। तो अब P की बहन क्या है, A है। अब बहन की बहन भी बहन होती है और भाई की बहन भी बहन होती है। अब भी पता नहीं चल रहा कि P क्या है, मेल है फीमेल है, यानी कि अभी भी ये ग्रांड सन भी हो सकता है या ग्रांड डॉटर भी हो सकती है। तो ये भी ऑप्शन खारिज होता है। फिर अगले में चलते हैं। अगले में
एच ऑब्लिक क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एच वो सेम की सेम है। अब एच की क्या है, स्टार लगाया हुआ है, तो पी का ये भी सेम है, मतलब ये क्या हुई, मतलब इसका बेटा या बेटी हुई, एच माँ हो गई पी की, और पी क्या है, फिर माँ हो गई ए की, क्योंकि आगे वाले ऐसे में लिखा है, तो ये हो गई फीमेल। तो इसका अर्थ भी क्या हुआ, ये भी ग्रांड डॉटर हो गई, ग्रांड सन नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन खारिज हो जाते हैं और हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है 26वां। इसमें पूछा गया है, एक तो मेजर प्रीमाइस दिया हुआ है, एक माइनर प्रीमाइस दिया हुआ है और एक कंक्लूजन दिया है। इसके आधार पे हमें पता करना है कि जो अबोव प्रोपोजिशन है, जो स्टेटमेंट्स है, उनमें मूड क्या है। तो हमें मूड ज्ञात करने के लिए क्या है, इनके कोड पता होने चाहिए। पहला तो नो स्क्वायर्स आर रेक्टेंगुलर, तो कोई भी चीज़ नो स्क्वायर के भाई कोई है, मतलब नो है, तो नो का अर्थ होगा हम उसे लिखेंगे ई से। ऑल रेक्टेंगुलर आर, तो ऑल वाले को लिखेंगे ए से। एक में पूरा का पूरा नेगेटिव है, नेगेटिव को हम ई से लिखते हैं। एक में पूरा का पूरा पॉजिटिव है, उसमें हम ए से लिखेंगे। फिर तीसरा है सम सर्कल आर नॉट स्क्वायर, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, और पार्शियल नेगेटिव को हम लिखते हैं ओ से। इसी प्रकार पार्शियल पॉजिटिव होता है, उसको हम लिखते हैं आई से। तो हमारे पहले में क्या है, पॉजिटिव, पहले में है नेगेटिव, तो नेगेटिव का बन गया ई, दूसरे में है पॉजिटिव, उसका बन गया ए, तीसरे में है पार्शियल नेगेटिव, तो बन गया ओ। तो हमारा राइट आंसर होगा ई ए ओ। अगला सवाल है 27वां। 27वें में जो एनालॉजी पूछी गई थी, तो एनालॉजी में कालिक क्या करती है, मैला कर देती है। इसी प्रकार वर्षा क्या कर देगी, तर बतर कर देगी, आपको भिगा देगी। राइट आंसर होगा वर्षा तर बतर। अगला सवाल है 28वां। 28वें में पूछा गया है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कुछ कंक्लूजन दिए हैं। तो पहले हमें स्टेटमेंट के आधार पे वेन डायग्राम बनाना है, उनमें से कौन कौन से कंक्लूजन निकल रहे हैं ये बताना है। तो सम क्वेश्चंस आर आंसर, हमने वेन डायग्राम बना दिया। फिर सम आंसर्स आर राइटर और ऑल द राइटर आर पोइट्स, तो हमने ये पूरा का पूरा इसका वेन डायग्राम बना दिया। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। सम आर राइटर आर आंसर, तो कुछ लेखक है वो क्या है, आंसर है। तो कुछ पार्ट आ रहा है, डब्लू में ए क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये पहला सही हो गया। तो पहले के अलावा वाले जो सी और डी, ये दोनों के दोनों कट गए। अगला है सम पोइट्स आर क्वेश्चंस, तो कुछ कवि है वो क्या है, क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल भी मेल नहीं कर रहा है, कोई भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो ये हो गया गलत। तीसरा है ऑल द क्वेश्चंस आर पोइट्स, तो ये भी गलत हो रहा है। चौथा है सम पोइट्स आर आंसर, सम पोइट्स आर आंसर, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस वजह से पहला और चौथा सही होगा, और पहला और चौथा आ रहे हैं बी में, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं। अगला सवाल है 29वां। 29वें में सवाल पूछा गया कि दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो ऑपरेशन करते समय सर्जन दूसरे व्यक्ति में चाकू घोंपते हैं, इसलिए सर्जनों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब इसमें कौन सी फालेसी है ये पूछा गया है। तो जो अरस्तु ने लगभग 12-13 तरह की फालेसी बताई थी, उस फालेसी में से जो एक फालेसी है, फालेसी ऑफ एक्सीडेंट है, वो इसमें फॉलो कर रही है। इसमें क्या है कि जो डिडक्शन है वो तो एकदम सही है, पर डिडक्शन मेथोडोलॉजी तो सही है, पर आर्ग्यूमेंट क्या है वो गलत है, तर्क क्या है वो गलत है। तो इस वजह से इसमें क्या है, फालेसी ऑफ एक्सीडेंट होगी। राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है 30वां। 30वें में पूछा गया था न्याय प्रणाली के अनुसार व्याप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो व्याप्ति में क्या होता है, एक तो साधन या हेतु होता है और एक होता है साध्य। इसमें यह कहा जाता है कि साधन या हेतु है तो साध्य है, साधन या हेतु नहीं है तो साध्य नहीं है, इसके अनुसार ये होता है। तो अब जो ये कथन है, इनमें से
जो व्याप्ति के अनुसार कौन से कथन सत्य है? तो पहला है, यह केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध व्यक्त करता है। व्यक्तियों के बीच में संबंध तो यह व्यक्त करता है, पर केवल व्यक्तियों में ही नहीं करता, ये वस्तुओं में भी करता है और भी चीज़ों में करता है। तो पहला ए गलत हो गया। अगर इसके अनुसार हम उत्तर देखें तो ए ऑप्शन काट देने पे हमारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे, बी सी डी। अब पहला हमारा हो गया रिजेक्ट। दूसरा कह रहा है यह व्यक्तियों के वर्गों के बीच संबंध व्यक्त करता है, बिल्कुल। पहले वाले में केवल था, ओनली था, इसलिए हमें काटना पड़ा। तो व्यक्तियों के वर्ग होते हैं उनमें संबंध व्यक्त करता है, बिल्कुल करता है। इसे दो चीज़ों के बीच मौजूद कहा जा सकता है यदि वे कारण और प्रभाव के रूप में संबंधित है। तो दो थिंग्स के बीच में भी रिलेशन हो सकता है, दो चीज़ों के बीच में भी रिलेशन हो सकता है, कारण और प्रभाव, जैसे कि साधन और साध्य। तो ये भी सही है। ई है, इसे दो चीज़ों के बीच अस्तित्व में कहा जा सकता है यदि वे प्रजातियों और वंश के रूप में संबंधित है। तो प्रजाति और वंश क्या होती है? आपस में संदर्भित होती है। जैसे कि जो रोहिड़ा है, रोहिड़े का जो वंश है, जीनस है, वो है टैकोमिला और स्पीसीज है अंड्यूलेटा। तो टैकोमिला अंड्यूलेटा। अब ये दोनों क्या हुए? आपस में संबंधित हुए, क्योंकि एक उसका वंश है और दूसरी प्रजाति है। तो ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बी सी डी, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल है, वह पूछा गया था डेटा इंटरप्रिटेशन से। इसमें 31 से 35 तक 5 सवाल पूछे गए थे। अब इस सवाल में क्या दिक्कत थी? ये बहुत डिफ़िकल्ट तो था ही, साथ ही जो कुछ लोगों के जो कुछ पेपर्स में जो फेनिल वर्ड है वो पूरा का पूरा उस टेबल से हट गया था, और जो फेनिल का यूज है वो सवालों में 2 बार हुआ है। तो इस वजह से जिनके ये नहीं छपा था वो तो इसको कर ही नहीं पाए। तो हो सकता है अभी जो प्राइमरी आंसर की आएगी उसमें ये 2 क्वेश्चन डिलीट होके आए, और अगर नहीं डिलीट होके आते हैं तो जिनके ये आया है वो विद क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे और ये 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसके छपा था और किसके नहीं छपा था। काफ़ी सब्जेक्ट में छपा था, एक ही सब्जेक्ट में कुछ के छपा था, कुछ के नहीं छपा था, तो पता नहीं लग पाएगा कि किस में छपा था। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। टेबल में क्या है, पूरे डेटा नहीं दे रखे थे, कुछ डेटा को मिसिंग रखा था। अब इन मिसिंग डेटा को मतलब बदल सकते हैं हर सवाल में, ये मुमकिन था। तो इसलिए ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि एक डेटा बार बार चेंज हो रहा है। तो 31वां सवाल है कि अमर और चिराग की ब्याज दर क्या है? 2:3 में। तो पहले तो हम टेबल में देखते हैं, अमर की ब्याज दर दे रखी है हमें 3%, तो 2:3 बनाएंगे तो चिराग की बन जाएगी 4.5%। और इसी दर से वो निवेश करे और उसका जो राशि है वो डबल हो जाए, तो कितने वर्षों में ये डबल होगी? तो हमें जो दर है वो दे रखी है 4.5%। डबल कर रहा है मतलब 100% बढ़ाना है, और 100% बढ़ाना है तो 4.5 का भाग देंगे, तो हमारी जो आंसर आएगा 100 भाग 4.5, यानी कि 22.22 वर्ष में डबल हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है 32वें में पूछा गया है कि एकता और ब्रजेश द्वारा जो प्राप्त ब्याज है उसके बीच में अंतर कितना है? 420 रुपये का। एकता ने ब्रजेश द्वारा निवेश की गई अवधि से दोगुनी अवधि के लिए अपना पैसा निवेश किया है, तो एकता को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें समीकरण बनाना है कि जो टाइम है, एक का लिख देंगे टी तो दूसरे का लिख देंगे 2t। बाकी जो हमें दर है वो दे रखी है टेबल में, और उनका जो मूलधन है वो भी दे रखा है। तो मूलधन को क्या गुणा करेंगे? दर से, और दर को गुणा करेंगे टाइम से। अब इसमें से जो अंतर के लिए हम माइनस कर देंगे तो 420 आएगा। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 160t माइनस 90t बराबर 420। 70t का मूल्य होगा 420, तो t आएगा 6। तो t 6 आएगा। तो एकता क्या कर रही थी? दुगुना टाइम में कर रही थी, तो 12 वर्ष, और ब्रजेश 1 ही t यानी कि 6 वर्ष। अब जो हमें सबसे लास्ट में पैरा में दिया है कि एकता को प्राप्त राशि कितनी होगी, तो अब 4% दर लगा देंगे और 12 वर्ष से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो ब्याज आएगा वो आएगा 960, और इस 960 को मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2960। राइट आंसर होगा डी।
अगला सवाल है 33वां। 33वें में पूछा गया है, यदि चिराग द्वारा प्राप्त राशि उसके द्वारा निवेश की गई राशि से दोगुनी है तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि वह उसी राशि को 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज में निवेश करता है। तो पहले तो क्या है, 2900 रुपये दे रखे हैं टेबल में, वो क्या है, अमाउंट है, डबल है मतलब मूलधन हुआ 1450 रुपये। अब मूलधन है 1450, टाइम है 4 वर्ष, तो दर कितनी हुई भाई, 100% बढ़ा है तो 100% में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, रेट आएगी 25%। अब यही रेट क्या है, 25% लगानी है हमें, 2 वर्ष तक के लिए लगानी है और चक्रवर्ती ब्याज 6 लगाना है। तो चक्रवर्ती ब्याज 6 है, इसको तो वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे तो जो वर्ष है उनको बढ़ा दीजिए 4 वर्ष और ब्याज दर को कर दीजिए आधा, 12.5%। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी राशि होगी वो हो जाएगी 1.60 गुना, और 1.60 गुना 1450 में करेंगे तो जो टोटल अब राशि हमें मिलेगी वो मिलेगी 2322 रुपये और 61 पैसे, या कहिए 62 पैसे। राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल था 34वां। 34वें में पूछा गया था कि यदि फैनिल द्वारा प्राप्त ब्याज उसके द्वारा निवेश की गई राशि का 20% है, फैनिल द्वारा प्राप्त है जो ब्याज है वो उसकी निवेश की गई राशि का 20% है, तो निवेश की गई राशि 6000 है, 6000 का 20% होता है 1200, और वर्ष कितने हैं 2, तो दर कितनी हुई, हो गई 10%। यदि उसने समान वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया होता तो कितना अधिक ब्याज मिलता, तो अभी उसको 1200 रुपये ब्याज मिल रहे हैं 10% की दर से 2 वर्षों में, तो चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 6000 यानी 7260 रुपये मिलेंगे उसको, और 7260 में से 6000 निकालेंगे तो ब्याज आएगा 1260। पहले मिल रहा था 1200, अब मिल रहा है 1260, डिफरेंस कितना हुआ 60, तो राइट आंसर होगा 60B। अगला सवाल है 35वां। 35वें में पूछा गया है कि यदि फैनिल द्वारा प्राप्त ब्याज दिव्या द्वारा प्राप्त ब्याज से 240 अधिक है और फैनिल द्वारा प्राप्त ब्याज की दर अमर द्वारा प्राप्त ब्याज की दर से 2% अधिक है तो दिव्या द्वारा गणना की गई ब्याज प्राप्त कीजिए। तो पहले तो अमर की जो ब्याज दर है उससे 2% अधिक है फैनिल की, तो अमर की ब्याज दर है 3%, तो 3 + 2 यानी कि 5% है फैनिल की दर। 5% की दर से 2 वर्ष तक जो 6000 का ब्याज होगा फैनिल का वो होगा 600 रुपये। अब ये जो 600 रुपये है वो 240 अधिक है किससे, दिव्या से, तो दिव्या का ब्याज क्या हुआ 360 रुपये। तो दिव्या का मूलधन है 4500 जो कि टेबल में दे रखा है, 2 वर्ष दे रखे हैं, हमें दर पता नहीं है तो हमने 45 × 2 और x/100 कर दिया और इसका मूल्य लिख दिया 360। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90x = 360 और जो हमारी दर x है वो आ जाएगी 360 में 90 का भाग देंगे तो 4%। अगला सवाल है 36वां। 36वें में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन QR कोड के बारे में सही है। तो QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो पहले में लिखा गया है इसका तात्पर्य क्विक रीड है, तो हमें पता है QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, तो पहला होगा गलत। दूसरा है इट इज़ ए 2 डायमेंशनल बार कोड, तो ये 2D बार कोड होता है, बिल्कुल सही है, 3D नहीं होता, ये 2D होता है। इसका तीसरा पॉइंट है इसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एड्रेसेस के लिए नहीं किया जा सकता, तो जैसे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी होती है उनके वॉलेट एड्रेस है उसको क्रिएट किया जा सकता है QR कोड से, तो तीसरा भी गलत है क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं किया जा सकता, तो पहला और तीसरा गलत है, तो जो सही है वो दूसरा है, तो केवल 2 यानी कि C। अगला सवाल है 37वां। 37वें में पूछा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर किस वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है। तो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है वो है H.264। अब जो ये H.264 है ये MPEG-4 का पार्ट 10 है, तो अब MPEG-4 का पार्ट 10 यानी कि उसका ये एक लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं, पर जो सबसे बेस्ट सूटेबल होगा वो होगा H.264।
अगला सवाल है 38वां। 38वें में पूछा गया है, हायर एजुकेशन में भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य कॉलेजों में रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम को सीखने को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए जो पहल है, इनिशिएटिव है, वो है ई यंत्र, यानी कि ए सही है। अगला सवाल है 39वां। 39वें में पूछा गया, व्हाट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए मेथोडोलॉजी फॉर रैंकिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है बी। ये जो बाकी ऑप्शन है कि भाई एक उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता के लिए जिम्मेदारी एक सरकारी निकाय, तो ये कोई भी मान्यता देने के लिए नहीं है, ये जो एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट है उनकी रैंकिंग निकालता है। अगला सवाल है 40वां। 40वें में पूछा गया है कि भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट स्थापित करना है तो क्या आवश्यक है, क्या चाहिए। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेज चाहिए, और कंप्यूटिंग डिवाइसेज को लिंक करने के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन लिंक्स एंड इंटर कनेक्टिंग डिवाइसेज चाहिए जो बीच में उनको जोड़ सके, तार वगैरह। और तीसरा है प्रोटोकॉल्स फॉर एनेबलिंग कम्युनिकेशन अमॉन्ग डिवाइसेज। तो भले ही फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो, वाईफाई का प्रोटोकॉल हो, कुछ और भी तरह के TCP प्रोटोकॉल हो, HTTP प्रोटोकॉल हो, किसी भी तरह के प्रोटोकॉल चाहिए उन डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, उनमें कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए। तो तीनों चीज़ चाहिए, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सभी डी। अगला सवाल है, जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म है वो किस में इम्प्लीमेंट की गई थी, किस में लागू की गई थी। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म है वो इम्प्लीमेंट की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, जो 1997 में हुआ था। अगला सवाल है 42वां। 42वें में पूछा गया, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट क्या दर्शाता है। तो यह एक तरह से कार्बन उत्सर्जन में कमी को दर्शाता है। तो कार्बन उत्सर्जन कमी यानी कि वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मीट्रिक टन में कमी, यानी कि राइट आंसर होगा सी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है उसमें जो 1 टन में 1 मीट्रिक टन की कमी होती है, रिडक्शन कमती है, उसको दिखाता है। तो राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है 43वां। 43वें में पूछा गया है, जो वाटर फुटप्रिंट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो वाटर फुटप्रिंट क्या होता है भाई, कोई भी भले क्रॉप है या कोई भी फूड है, उस फूड में कितना वाटर है वो कंज्यूम होता है ऑल ओवर। तो इसके लिए वाटर फुटप्रिंट को 3 भागों में बांटा गया, ब्लू वाटर फुटप्रिंट, ग्रीन वाटर फुटप्रिंट और ग्रे वाटर फुटप्रिंट। जो ब्लू वाटर फुटप्रिंट होता है वो कितना उसको सरफेस वाटर चाहिए या ग्राउंड वाटर चाहिए उस प्रोड्यूस करने के आइटम में। और ग्रीन वाटर फुटप्रिंट की बात करें तो कितना रेन वाटर चाहिए उसको। और ग्रे वाटर फुटप्रिंट की बात करें तो कितना अमाउंट का फ्रेश वाटर चाहिए जो पॉल्यूट कर रखा है, उसको प्रोसेस करने में जो पॉल्यूटेड हुआ है वाटर, उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो इस तरीके से तीनों का जो योग होता है वो होता है टोटल वाटर फुटप्रिंट। तो जो सबसे कम है वो लगेगा वीट में, क्योंकि वीट में क्या है, रेन वाटर बहुत कम यूज होता है, इसमें इरिगेशन ज़्यादा होता है। पर राइस में, अब राइस उगाते हैं तब रेन वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब धान का पौधा उगाया जाता है तो वो पानी के अंदर ही रोपा जाता है। और अगला है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ी सी कॉफ़ी बनाने के लिए ढेर सारा पानी चाहिए होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा वीट, फिर राइस, फिर कॉफ़ी। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को, फिर उससे कम राइस को और सबसे कम वीट को पानी की आवश्यकता होगी। उसके वाटर फुटप्रिंट सबसे कम वीट के होंगे, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के होंगे। 43वें का ए। अगला सवाल है 44वां। 44वें में पूछा गया है, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्विवेलेंट टू 1 kg ऑफ CH4 इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है सीधा पूछा गया है, मतलब स्टैंडर्ड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो वो 100 साल का होता है। जो IPCC की रिपोर्ट होती है, तो IPCC की रिपोर्ट वगैरह में अगर हम देखें तो एक
जो CH4 होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के 28 के बराबर होता है। तो 28 का ऑप्शन कहीं भी नहीं है। अब या तो जो आंसर की आएगी उसमें 25 लिखा हुआ आएगा क्योंकि 28 के नज़दीक है। फिर भी अब 28 एग्जैक्ट तो नहीं लिखा है, इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है 45वां। 45वें में जो पूछा गया है कि भाई UNCED जो मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी 1992 वाला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन में कितनी कंट्रीज़ ने भाग लिया था? तो 179 नेशनल पार्टी ने भाग लिया था। अब अगर ये याद भी नहीं थे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट है उस पे डिस्कशन करना था। ना तो सोशियो डेमोग्राफिक था, ना सोशियो कल्चरल था, ना बायो कंजर्वेशन था। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो मानव द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां की जा रही है ना, उनके इम्पैक्ट पे इस पर चर्चा करनी थी। तो राइट आंसर क्या है? पहला 179। अब 179 नेशनल पार्टी थी, कोई कहेगा इतने देश नहीं थे, उतने नहीं थे, सीधा निकालना था कि सोशियो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो निकालना था। तो राइट आंसर है ए। अगला सवाल है 46वां। 46वें में पूछा गया है भाई कोई भी जो अधिकांश राज्यों में जो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय होते हैं यानी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर यानी कि कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? कुलपति की नियुक्ति करता है माननीय राज्यपाल या ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो क्या होता है? कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है। अगला सवाल है 47वां। 47वें में पूछा गया है कि इनमें से भारत में ऑनलाइन शिक्षण मंच कौन से हैं? तो दीक्षा है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसी के अलावा स्वयं भी बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। परख नहीं है, और स्वयं प्रभा के क्या है? टीवी चैनल है, DTH है, वो ऑनलाइन भी आप यूट्यूब वगैरह पे स्वयं प्रभा देख सकते हो। इसके अलावा DTH में भी देख सकते हो। तो जो परख नहीं है तो हमारा राइट आंसर होगा डी, केवल 1, 2 और 4। अगला सवाल है 48वां। 48वें में पूछा गया है कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट्स है या ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजाइनिंग द करिकुलम फॉर ऑल द लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन इन द ऑल डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज। तो इसमें चारों ही करते हैं। जैसे NCERT है, वो स्कूल एजुकेशन के लिए करता है। NCERT खुद भी जो गाइडलाइन भी बना रखी है, करिकुलम बना रखा है, खुद भी NCERT की बुक्स आती है। इसके अलावा अगर विभिन्न स्टेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी गाइडलाइन है। इसके अलावा NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। तो टीचर एजुकेशन कहाँ होता है? जैसे B.Ed और M.Ed के कॉलेज वगैरह में होता है, तो उनके लिए करिकुलम ये डिसाइड करता है। इसके अलावा UGC भी करिकुलम डिजाइन करता है, जो करिकुलम के लिए गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा AICT है, वो टेक्निकल एजुकेशन में जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज वगैरह होते हैं उनके लिए AICT ही है, वो करिकुलम डिजाइन करता है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा C, 1, 2, 3, 4। अगला सवाल है 49वां। 49वें में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित है? तो तक्षशिला है, वो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में स्थित है, जो कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय था, तक्षशिला। राइट आंसर B। अगला सवाल है 50वां। 50वें सवाल में पूछा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस पे जोर देती है? तो अगर इनके 4 ऑप्शंस की बात करें तो पहले ऑप्शन के बाद हम दूसरा ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा गया है प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना। तो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम को रिवाइव करने पे जोर देती है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तीसरे पे बात करें तो कन्वर्टिंग ऑल द कॉलेजेज इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या है, अब हर तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में बदला जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी आप मतलब जो कोर्सेज है उसमें जो अलग अलग कोर्स को आप एक साथ चूज़ कर सकते हो, आर्ट्स साइंस वाले एक साथ पढ़ सकते हो। चौथा है डिजाइनिंग ए न्यू करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो
चौथे में क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए भी एक नया करिकुलम डिज़ाइन किया है। तो छोटे बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसके लिए पहले करिकुलम इतना नहीं होता था, तो उसके लिए भी करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये चौथा भी सही है। और पहले की बात की जाए तो पहले में क्या है, स्टार्टिंग ऑल द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी स्थानीय भाषाओं में शुरू करना। तो अब जनरली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भाई जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पे स्थानीय भाषाओं को जोड़ दिया जाएगा। परंतु मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस लिंक में जैसे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे राजस्थान में भी 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसमें जो टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है आप देख सकते हो। तो और इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी जिक्र किया हुआ है। तो इनडायरेक्टली क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी स्थानीय भाषाओं पे जोर दे रही है। तो राइट आंसर होगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस प्रकार हमारा पेपर सॉल्व होता है। इसके अलावा मैं जियोग्राफी का पेपर भी आज ही सॉल्व करवाऊँगा, आज ही अपलोड करूँगा। तो मेरा वीडियो सॉल्यूशन कैसा लगा इसके लिए कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक मेरा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।